हेलो प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्विक रिवीजन। अभी क्विक रिवीजन क्या है? देखो, ये मेरी तपस्या है। मेरा मतलब है कि मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया है। जो पीडीएफ आप अभी देख रहे हो बोर्ड पे या आपकी स्क्रीन पे, बेसिकली वो मैंने बनाई है। ये क्या है? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जितनी जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जो छोटी छोटी थ्योरीज हैं, जो आपको याद रखना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये जितनी जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि इनमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत है जो याद रखने की है ना। और खास करके आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं याद होंगे तो आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। तो उसको मैंने क्या है, कंपाइल किया है। जितने भी फॉर्मूलाज सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, छोटे बड़े छोटी मोटी टर्म्स जितनी भी जो आई है, वो सब एक साथ इकट्ठा करके इस पीडीएफ में डाल दिया है। अब मैं आपको ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो मतलब बजाय इसको डाउनलोड करने के या इसके डाउनलोड ढूंढने के, आप जो जो इसमें मैंने लिखाया है अपने हाथ से एक बार लिख लो। उससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा काम आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं अभी आपको इस पूरी पीडीएफ को एक बार रिवाइज करवा दूंगा या एक बार बता दूंगा। मोटा मोटा क्या है कि मैं बता देता हूं, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। ताकि कोई चीज़ अगर मैंने, जैसे कई बार होता है ना कि मैंने शॉर्ट में लिख दी, आपको समझ में ही नहीं आ रही कि ये क्या लिख दिया है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर वो शॉर्ट नोट्स हमारे लिए ख़राब हो जाते हैं। यार मज़ा नहीं आया इसमें, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए क्या है कि मैं आपको कहीं इस शॉर्ट पीडीएफ में, 6 पेज की टोटल पीडीएफ में, जिसमें आपका सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। और इस रिवीजन को सिर्फ एग्जाम टाइम के लिए नहीं रखना है, मतलब ये सोच के कि भाई सर ने बोला है कि 20-25 मिनट में एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको टाइम टाइम से रिवाइज करते रहना है। एक शेड्यूल बनाओ जिसमें रिवीजन टाइम भी हो, मतलब जब आपने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव, अगर आप क्लास 12th में हो या क्लास 13 में हो, है ना, ड्रॉप दे रहे हो, तो आपने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर एक बार पढ़ लिया है तो टाइम टाइम से उसको रिवाइज भी करते रहना, नहीं तो फॉर्मूला भूल जाओगे। और फिर जब 6 महीने बाद वापस से सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खोलोगे तो तुमको सब कुछ नया नया लगेगा। ठीक है, तो चलिए, ऑन दिस लॉन्ग नोट लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखना है। उसके साथ साथ फॉर्मूलाज जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है आपका मास परसेंटेज। क्या होता है वैसे मास परसेंटेज? कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम है, वो बताता है आपका मास परसेंटेज। उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, है ना। वॉल्यूम परसेंटेज भी वही है कि वॉल्यूम परसेंटेज में बेसिकली क्या है, जैसे ग्राम परसेंटेज में सॉल्यूट और सॉल्यूशन के जो अमाउंट थे वो दोनों ग्राम में थे। यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो हम वॉल्यूम मतलब ml की टर्म्स में ले लेंगे, और जो दूसरा है आपका उसको हम मास की टर्म्स में ले लेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या करना है, मतलब भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल फ्रैक्शन तो आपको आता ही होगा निकालना। हाँ, इंपॉर्टेंट है मोलरिटी और मोलेलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इवन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब सब जगह ये फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं वो पूछ सकता है या पूछे हैं, इतिहास में कई बार इनसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद है मोलेलिटी एंड मोलेलिटी। दो रिलेशन है ना, एक देखो, एक ये भी है, मतलब ये वाला, और दूसरा ये वाला। मोलेरिटी और मोलेलिटी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको देखोगे, इन दोनों फॉर्मूला को देखोगे और फिर जेई या नीट का पेपर चेक करोगे तो पाओगे कि इनसे कई बार क्वेश्चन आया है। जब भी कंसंट्रेशन टर्म से उसने क्वेश्चन पूछा है तो बहुत हद तक है कि वो मोलिटी मोलिलिटी और इनको ही कुछ घुमा घुमा के इनमें से उसने कुछ कुछ पूछा है। साथ में वो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का तड़का लगा के दे देता है, वो अलग बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको याद रखना है। इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन देखने में थोड़ा डरावना लगता है, पीपीएम, लेकिन तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बस यही याद रखना है कि भाई 10⁶ में कितना, कि 100 में इतना, 1000 में इतना, जैसा होता है ना कि 1000 ml में इतना, तो 10⁶ ml में कितना, तो उससे पीपीएम आ जाएगा। बस इतना ही है उसके अंदर, बस ये याद रख लेना, काम हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास याद होना चाहिए। अब इक्विवेलेंट मास ये सब आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन वगैरह। अगर डेफिनेशन नहीं भी पता है तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात, एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। बस एन फैक्टर निकल जाएगा तो इक्विवेलेंट
मतलब आपकी नॉर्मेलिटी निकल जाती है। एन फैक्टर आसान है, इसका एक छोटा सा वीडियो चाहेंगे तो अलग से बना देंगे, है ना। उसमें मैं बना दूंगा एक, जिसमें एसिड्स का, बेसिस का, सॉल्ट्स का और जो एलिमेंट्स है इन सब के इक्विवेलेंट मास, मतलब एन फैक्टर बेसिकली कैसे निकालते हैं वो सब आपको बता देंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? नो क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं, इन तीनों जगह से। ठीक है, कैसे? कि भाई वो नॉर्मेलिटी इक्वेशन से कुछ पूछ लेगा, डाइल्यूशन से कुछ पूछ लेगा, कि भाई आपको बोलेगा कि एक सॉल्यूशन दिया है, इसकी नॉर्मेलिटी इतनी है, वॉल्यूम इतनी है, अब बताओ कि अगर मुझे इतनी नॉर्मेलिटी का एक दूसरा सॉल्यूशन बनाना है तो कितना वॉल्यूम लूंगा, तो वॉल्यूम नॉर्मेलिटी में खिलाएगा। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ सेम नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नेचर होना चाहिए यहाँ पे, कि भाई दो सॉल्यूशन या दो लिक्विड्स आप मिक्स कर रहे हो और उन दोनों के जो नॉर्मेलिटी है वो N1 और N2 है, लेकिन उनका दोनों का नेचर सेम है, लाइक दोनों एसिड्स हैं या दोनों बेस है, मतलब इस तरह से। तो अगर दो एसिड्स को आपने मिलाया तो फाइनल जो उसका रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होगी वो क्या होगी। या फिर दूसरा, अगर हम बात करें कि अपोजिट नेचर अगर हुआ, जैसे एक एसिड ले लिया दूसरा बेस ले लिया, तब क्या होगा, है ना। तो एसिड और बेस आपस में भाई एक दूसरे का जो है वो क्या बोलते न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो फाइनल रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आएगी H+ या OH- आयन का कंसंट्रेशन, मतलब जो भी ज्यादा होगा वो बच जाएगा। अगर एसिड ज्यादा हो तो एसिड बच जाएगा, बेस ज्यादा हो तो बेस बच जाएगा। तो अल्टीमेटली N1V1 - N2V2। तो भाई कब प्लस यूज करना है, कब माइनस यूज करना है, कब इक्वल यूज करना है, वो ध्यान रखना है। ये डाइल्यूशन का केस है, ये सेम नेचर का केस है, और ये अपोजिट नेचर का केस है। तो ये तीनों चारों टर्म्स आपको याद रखनी है नॉर्मेलिटी से लेके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, यानी कि डिसोल्यूशन कर रहे हैं बेसिकली। तो डिसोल्यूशन दो तरह से हो सकता है, आइदर एंडोथर्मिक हो सकता है, यानी कि डिसोल्यूशन हो रहा है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, या फिर हीट रिलीज हो रही हो। तो अगर ऐसा कोई डिसोल्यूशन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, तो ध्यान रखें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, है ना। और ये बेसिकली वो वैसे ही है जैसे हमने वो इक्विलिब्रियम टाइम में क्लास 11 में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना, कि भाई मतलब अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, या एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, है ना। तो उसी तरह से कि भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया और आपकी जो डिसोल्यूशन है, जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर फेवरेबल उसको फेवर करेगा और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सेकेंड है आपका गैस इन लिक्विड, यानी कि अब क्या कर रहे हैं हम, लिक्विड में कोई गैस मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं आपके ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं ना इसमें। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई लिक्विड है उसके अंदर हम कोई गैस मिक्स कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाएंगे, तो हम यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ सिंपल सा लॉ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जिसमें ये इसका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, है ना। तो ये याद रखना है, इसमें के जो है वो हेनरी कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके एप्लीकेशन भी है, वो मतलब सिंपल है, उनको भी याद रखना है। राउल्स लॉ, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं इन फार्मूलाज से, याद होने चाहिए, है ना। कि भाई ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड जब वो प्योर लिक्विड था, और ये मोल फ्रैक्शन, तो ये याद होना चाहिए, है ना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाई ए और वाई बी क्या है बेसिकली, ये जो ऊपर था ना एक्स ए और एक्स बी, ये मोल फ्रैक्शन था सॉल्यूशन में, और ये जो है वाई ए और वाई बी ये मोल फ्रैक्शन है गैसेस में। तो ये भी कई बार आपको वो जो है पार्शियल प्रेशर पूछ लेगा, और आपको या तो वो गैस मतलब ऊपर वेपर में ही वो मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा कि भाई सॉल्यूशन में तो ठीक है, ऊपर वेपर में बताओ, है ना, जो कंटेनर हम लेते हैं उसके वेपर्स में के वहां पे मोल फ्रैक्शन क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको इंपॉर्टेंट बोले जा रहा हूँ, लेकिन बेटा देखो इंपॉर्टेंट है तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है आगे, आइडियल सॉल्यूशन। हाँ
आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि भाई जिसमें ए अट्रैक्शन, यानी कि पहले उसमें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन था, है ना। अब क्या हुआ, जब उन दोनों को मिक्स किया तो अब इंटरेक्शन जो है उसका क्या हुआ, ए बी हो गया, यानी कि अब मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ये है। तो अगर ए में जो इंटरेक्शन था वही इंटरेक्शन बी में है, और अगर वही इंटरेक्शन ए बी यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद भी इंटरेक्शन वही है, तो आपका सॉल्यूशन क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये राउल्स लॉ भी मतलब बेसिकली यही कहता है कि अगर राउल्स लॉ फॉलो करें तो राउल्स लॉ के लिए क्या है, डेल्टा वी मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है, ये याद रखना है। ये सारी 6 जो कंडीशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये पूरी 6 कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि भाई वी मिक्स एच मिक्स दोनों जीरो होंगे, डेल्टा मतलब चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन एंथैल्पी दोनों जीरो होंगे आइडियल के केस में, है ना। यानी कि चेंज इन कब, मिक्स करने के बाद, कि एक सॉल्यूशन लिया दूसरा सॉल्यूशन लिया आपस में दोनों को मिक्स किया, है ना। तो अब जो मिक्सिंग के बाद जो बना उसका, उसमें उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, उसकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो निकाला तो वो पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी आ रहा है। ये राउल्स लॉ है, दोनों ये फॉलो कर रहा है वो। और साथ में डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी मिक्स, ये क्या है, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी है, जो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से हमने उधार ली है। बट इंपॉर्टेंट ये कि याद रखना है कि भाई डेल्टा एस मिक्स तो किसी भी, चाहे वो सॉल्यूशन आइडियल हो नॉन आइडियल हो कैसा भी हो, डेल्टा एस मिक्स तो ग्रेटर देन जीरो ही होगी, और डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो लेस देन जीरो होगी। तो ये दोनों तो सब में एज इट इज ही रहेगी। तो कोई सा भी सॉल्यूशन हो ये याद ही रखना है कि डेल्टा एस मिक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और डेल्टा जी जो है वो हमेशा लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा, देखो हमने कहा था ना कि ए बी और ए और बी का इंटरेक्शन जो है वो ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा, है ना। पी ए ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और मतलब ये राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, और डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो भी जीरो से बराबर नहीं है, मतलब जीरो नहीं है, कुछ होगा। तो वो क्या है, उस केस में हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में भी 2 केस होंगे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा कि ए और ए बी के ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन था ना वो कम है ए बी के इंटरेक्शन से, यानी ए बी में जो ए बी और बी में जो ए बी में जो इंटरेक्शन था इज लेस देन ए और इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन, यानी कि अब जो इंटरेक्शन है वो कम हो गया है, इंटरेक्शन कम हो गया है। मतलब अब देखो इंटरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली वही कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली ए बी में जो है उतने अच्छे नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, प्रेशर बढ़ गया, डेल्टा एच बढ़ गई, डेल्टा वी बढ़ गया, तो जो चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन एंथैल्पी सब बढ़ गए, तो ये सब ग्रेटर देन जीरो हो गए। ये देखो दोनों ये अभी भी सेम ही है, तो अभी भी हमने कहा था कि दोनों एक जैसे ही रहेंगे। नेगेटिव में, नेगेटिव डेविएशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। क्या हुआ, ए बी का जो इंटरेक्शन है वो बड़ा है ए और बी के इंटरेक्शन से, तो ये सारी वैल्यूज भी बदल जाएगी, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, देख पा रहे हो, सब अपोजिट हो गई, और ये दोनों अभी भी सेम है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में एक सिंपल सी बात याद रखना कि भाई 2 अलग अलग सॉल्यूशन थे, अब 2 अलग अलग लिक्विड्स थे, उन दोनों को आपस में मिक्स किया, एक नया सॉल्यूशन तैयार किया। अब जो नया सॉल्यूशन, भाई देखो इसका, ये एक सॉल्यूट था, या फिर हम कहें ये एक लिक्विड था, ये एक लिक्विड था, इन दोनों को मिक्स किए, इन दोनों को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते थे, लेकिन जब हमने मिक्स कर दिया अब इन दोनों का एक बॉइलिंग पॉइंट है, यही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। और मजे की बात यह है कि जब हम उनको बॉईल कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कि कोई एक कम घट रहा है, मतलब होता है ना कि भाई दोनों की वॉलेटिलिटी तो अलग अलग थी ना, एक अलग था दूसरे का नेचर अलग था, कोई कम वॉलेटाइल था ज़्यादा वॉलेटाइल, लेकिन उन्होंने मिक्सचर बनाने के बाद जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया वो इस तरह का मिक्सचर था कि अब दोनों एक जैसे ही हो गए हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है, और उनमें जो मतलब उसको वेपोराइज करने का जो उनका वो था वो भी उनका सेम हो गया है, तो जो आपको कंपोजिशन रहेगा थ्रू आउट द बॉइलिंग कांस्टेंट रहेगा। और वही यहाँ बोला भी उसने, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह के जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, वो उनको हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। याद रखने वाली बात ये है कि अगर कोई आपको बोले कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब
पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी कि नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये याद रखना है। क्या मतलब मिनिमम बॉइलिंग, मतलब देखो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का मतलब बेसिकली ऐसे समझो तुम कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो कैसा होगा, जो दोनों आपके लिक्विड्स थे उन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप यानी कि जस्ट उल्टा, कि जो दोनों आपके लिक्विड्स थे उनसे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों से कम हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट हेडिंग लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इतना जो ऊपर का पोर्शन था वो 50% है और बचा हुआ जो पोर्शन है वो 50% है। कि आइदर आपका क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आता है या फिर ये क्या बोलते हैं आपके ऊपर जो है मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स से आता है या वेपर प्रेशर से आता है। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा ही काम फॉर्मूले बेस्ड है, तो है ना, ये पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, ये क्या है, ये बेसिकली रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो कभी आपको कोई रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ ले तो आप ये निकालना है बेसिकली आपको। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एन बी अपॉन एन ए। एन बी एन ए क्या है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ बी और मोल्स ऑफ ए याद रख लो। जनरली होता है कि बी को हम सॉल्यूट बोलते हैं, ए को सॉल्वेंट बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इससे अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। एक और ये फॉर्मूला है जो हम किसी भी केस के, ये वाला जब आपका सॉल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी केस में यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी केस आए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात है ये कि जो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस है ना, ये फिर आर एल वी पी नहीं है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर नहीं है, वो क्या है, वो तो ये है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, के बी ये मोलेलिटी है, फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला है, मतलब इसी को थोड़ा सा इसका एलिब्रेटेड वर्जन है, ये याद रखेंगे। इसमें बेसिकली आई का वैल्यू हमने मतलब आई कहीं भी इंक्लूड किया नहीं, वांट ऑफ फैक्टर सबसे आखिरी में लिया है, लेकिन आई बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जब फॉर्मूला यूज करोगे तो आई रख के ही करोगे, है ना। सारे फॉर्मूला आई रख के, भले आई की वैल्यू नहीं दी है तो 1 मान लो, लेकिन क्या कई बार ऐसा होगा ना कि तुम आई भूल जाओगे, अगर तुम आई ध्यान में नहीं रखोगे तो आई भूल जाओगे, और किसी क्वेश्चन में आई दिया होगा और फिर भी आई ना रख कर बिना आई से के बी इंटू एम करके क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे, और वो वाला ऑप्शन जरूर एग्जाम मतलब आपके पेपर में होगा। तो इसलिए आप तो आई रख के यूज करो, तो आई रख के करो, ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ये भी याद रखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ध्यान रखना है, मतलब सेम है बिल्कुल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगभग सेम है। वहाँ डेल्टा टी बी और के बी था, यहाँ डेल्टा टी एफ और के एम के एफ है ना। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है ना क्या होता है कि भाई आपने कुछ सॉल्यूट डाला, ऐसा कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले 0 हुआ करता था अब वो नेगेटिव चला गया, वो नीचे चला गया। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि भाई पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, यानी मैं पानी के केस की बात कर रहा हूँ, कोई और सॉल्यूशन होगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना। तो भाई पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 101 102 इस तरह से बढ़ गया, नहीं इंक्रीज हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस तरह से उसको थोड़ा सा फिजिक उसकी फील लेके अगर समझेंगे तो आपको डेल्टा टी एफ और इससे फिर एक्चुअल जो टी एफ है ना कि भाई फ्रीजिंग, अब फ्रीजिंग नया फ्रीजिंग पॉइंट है ना टी एफ, और वो टी एफ नॉट बोलता है, तो वो सब ध्यान रखना है पेपर में, है ना। उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन वगैरह तो जो है सो है ही सही, वो आपको पता है या पता कर लेना। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और देखो ये सी क्या है, ये बेसिकली कंसंट्रेशन है ना, मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या मतलब वॉल्यूम जो भी हो, तो इस तरह से इनको ध्यान रखना है ना। कभी आपको जैसे मान लो उसने कंसंट्रेशन नहीं दिया तो आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, है ना। और इसमें भी ये 2 शर्तें हैं, मतलब ये नीट में और बोर्ड वगैरह में आ सकता है कि भाई वो पूछ ले कि हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, या फिर हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो वो याद रखे कि भाई P1 इजिकल मतलब पाई 1 इजिकल टू पाई 2, यानी कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो आइसोटोनिक होगा। अगर पाई 1 यानी कि पहले सॉल्यूशन का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा है तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज
हाइपरटोनिक है ना, जिसका ज्यादा है वो हाइपर और जिसका कम है वो हाइपर, तो इस तरह से याद रखें। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो बेसिकली इससे क्या है कि ये वांट ऑफ फैक्टर आता है, वांट ऑफ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये एक साइंटिस्ट थे बेसिकली वांट ऑफ, तो इन्होंने ये इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया था, तो इसमें ये फॉर्मूला जो है ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, है ना। ऑब्जर्व कहाँ से आएगी, कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, कोई ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह किसी का कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां से आपको जो आएगी वो क्या होगी, वो आपकी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। और कैलकुलेटेड कौन सी, जो बेसिकली थ्योरी से या जो आपका फॉर्मूला गिवन है उससे जो आया है वो आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। आई की वैल्यू तीन तरह से हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या 1 से ज़्यादा हो सकती है, या 1 से कम हो सकती है। अगर आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट था वो ना तो डिसोशिएट हुआ है सॉल्वेंट में जाके, ना एसोसिएट हुआ है, वो जैसा था वैसा का वैसा ही है। अगर आपका सॉल्यूट जो है वो डिसोशिएट हुआ है तो आपका आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर एसोसिएट हुआ है तो आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा, है ना। जैसे कि आपके NaCl वगैरह, यानी कि जितने भी जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है ये सब डिसोशिएट होते हैं पानी में जाके, तो ये सब डिसोशिएशन होगा तो इन सबका आई जो है वो ज़्यादा होगा। ग्लूकोज हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, ये सब क्या है बेसिकली ये पानी में टूटते नहीं है ना, तो इनके जो है वो आई जो होंगे वो क्या होंगे, इजिकल टू 1 होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भाई कब इनका है आई जो है 1, कब लेस देन 0, कब ग्रेटर देन 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इससे कई बार तो क्या 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे वो कोई भी हो, है ना, तीनों चारों में से RLVP हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी हो, वो डिक्रीज करेगा अगर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो। आखिरी में है डिसोसिएशन। ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बोले तो I-1 डिवाइडेड बाय N-1। अब ये चक्कर मत पड़ना कहाँ से आया, बस याद करो कि अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1, और अगर एसोसिएशन है यानी कि दो पहले पार्टिकल मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे, अब वो एक बना लिया, है ना, 2A मिलके A2 बना लिया, तो एसोसिएशन हो गया, तो उसमें I-1 डिवाइडेड बाय 1/N-। तो प्यारे बच्चों ये थी कहानी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जो आपको याद रखना है। इन सब के नोट्स बना लेना प्रॉपर, और टाइम से रिवाइज करना। 20 से 25 मिनट का टाइम लगा होगा, आई डोंट थिंक, मतलब डोंट नो कि कितना टाइम लगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी टाइम लगा सिर्फ एग्जाम से पहले नहीं, टाइम से इसको रिवाइज करते रहना। एक बार अगर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लिया है किसी भी टीचर से, तो समय समय पे रिविजन बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।